सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स में बहुत ही फेमस प्रॉब्लम करने वाले हैं, दैट इज कैटेनरी प्रॉब्लम। सो ये कैटेनरी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हमें क्या कहा कि ये दो पोल्स है जिनकी हाइट h है और वो डिस्टेंस d पे है एक दूसरे से। उन दोनों पोल को टच करते हुए एक चेन मैंने ऐसे रखी है, ये इन दोनों पोल को टच कर रही है। ओके, और ये चेन का हमें कहा है कि इस चेन में लीनियर मास डेंसिटी है लैम्बडा, सपोज। तो ये जो शेप ले रही है चेन, वो हमें फाइंड आउट करना है कि ये शेप क्या बन गई है चेन की। क्योंकि बेसिकली होगा क्या कि इस चेन का मास तो है, तो उसका वेट और टेंशन बैलेंस हो रहे होंगे, जिस कारण वो एक अप्रोप्रिएट शेप लेने की ट्राई करेगी। तो कैटेनरी प्रॉब्लम है किसके बारे में कि ये चेन का शेप क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो मैंने कैटेनरी प्रॉब्लम का जनरल केस नहीं लिया, उसमें क्या हाइट h1 होती है, वो h2 रहती है। बट अगर हम एक सिंपलर केस ले ले, ये हाइट h है और वो भी हाइट h है और उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस d है, तो हम इसकी शेप कैसे ढूंढ सकते हैं। अब हम इसके बारे में सोचे। सो अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ऑब्जर्व करूँ चेन में, ओके, मैंने इधर चेन का छोटा सा पार्ट बना दिया इस शेप का। सपोज ये वाला चेन का कोऑर्डिनेट x है, ये x प्लस डी एक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो छोटा सा ही पार्ट मैं कह रहा हूँ, तो dx थिकनेस ही होगी, बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल हम मान सकते हैं। तो मैं टेंशन की डायरेक्शन दिखाऊं, तो टेंशन एक तो T1 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और एक T2 इस डायरेक्शन में। ये दो टेंशन के फोर्सेस अलग अलग जगह अलग अलग होंगे। अगर मैं अच्छे से सोचूं, तो टेंशन तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा, कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। ओके, सो ये टेंशन हर एक जगह पे अलग अलग है। तो हम बैटर नोटेशन ये यूज करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पे है टेंशन लग रहा है, इसलिए टी ऑफ एक्स, और इधर इस कोऑर्डिनेट पे टेंशन लग रहा है, इसलिए ये टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, ये दो टेंशन के फोर्सेस लग रहा है। फिर ये टेंशन किस एंगल पे लग रहा है वो देखो, ये एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है इसका, वो मैं थीटा 1 रिप्रेजेंट करूँ इसका, और इसका थीटा 2 दिखाऊं, तो हो क्या रहा होगा कि ये टेंजेंट का मैं हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कर सकता हूँ और वर्टिकल में भी कंपोनेंट कर सकता हूँ। अब मुझे ये पता है कि ये चेन इक्विब्रिलियम पोजीशन में ही इस शेप पे आ गई होगी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो बेसिकली इक्वेट कर सकते हैं हम, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली इक्विब्रिलियम में होगी और वर्टिकली में भी। हॉरिजॉन्टल पे तो बहुत ही इजी है, वर्टिकल में हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली उसका वेट भी डाउनवर्ड लग रहा है। अब मैं हॉरिजॉन्टल की मोशन देखूँ तो उस हिसाब से इक्वेशन ये बनी कि टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स कोस थीटा 2 इक्वल टू टी ऑफ एक्स कोस थीटा 1। ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करने के लिए। ये हॉरिजॉन्टल में टेंशन टी ऑफ एक्स का ये कंपोनेंट हुआ और इसका भी हॉरिजॉन्टल में ये कंपोनेंट हुआ, तो ये तो सिंपल सी इक्वेशन हमें बनानी थी और बन गई। अब वर्टिकल का मैं बैलेंसमेंट की बात करूं, तो ये इक्वेशन बनेगी टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स साइन थीटा 2। ये टेंशन अपवर्ड लग रहा है वर्टिकल में, और डाउनवर्ड में लग रहा है ये टेंशन टी एक्स साइन थीटा 1। बट यहाँ पे ये इतने टर्म्स ही एफिशिएंट नहीं है, एक टर्म और आ जाएगा, दैट इज वेट। ओके, वेट बेसिकली वो छोटा सा रैड कर्व है, उसका ही वेट देखना है। तो अभी वेट की बजाय बेटर वर्ड क्या है, सपोज इस पार्ट का मास डीएम है, तो डीएम इंटू जी। तो अब हम ये डीएम ढूंढने के लिए चलते हैं। ये डीएम है क्या बेसिकली, डीएम ढूंढना है तो मेरे को ये जो रेड कर्व है उसकी लेंथ अगर मैं ढूंढ लूं, ये जो रेड टाइप कर्व दिख रहा है उसकी लेंथ सपोज डीएस में इधर दिखा देता हूँ, इसकी लेंथ डीएस है। तो जो डीएम है वो लैम्बडा टाइम्स डीएस के इक्वल होगा, क्योंकि लैम्बडा लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब डिस्टेंस के साथ वेरी हो रही है।
तो लैम्डा ds के इक्वल होना चाहिए ये। अब dm लैम्डा ds के इक्वल है, ये तो नॉर्मल सी इक्वेशन मेरे को बन गई। अब लेकिन ds क्या है? ds को हमें x और dx के टर्म में ही तो फाइंड आउट करना होगा। अगर हमें ds फाइंड आउट करना है, दैट इज लेंथ ऑफ द कर्व, तो मेरे को ये पता है कि ये पूरी डिस्टेंस क्या है, dx, जो कि x में डिस्टेंस है। अब वैसे ही y में ये dy हो गया, क्योंकि बेसिकली x में x कोऑर्डिनेट था उधर और वो y कोऑर्डिनेट y था। अब उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट y प्लस dy हो गया और x कोऑर्डिनेट x प्लस dx, तो वो लेंथ dy हो जाएगी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल dx। अब क्योंकि ये आर्क लेंथ मेरे को ये पता कि मैं इनफाइनिटेसिमल देख रहा हूँ, तो बेसिकली ये बहुत ही स्मॉल होगा, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं dx और dy के बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरे को ds की ही वैल्यू मिलेगी। मतलब ds is equivalent to अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी सिंपली बन गई। अब मैं इसे थोड़ा सा रीराइट कर दूं तो मैं इसे इस वे में भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इंटू dx। अब मैं इस पूरे वीडियो में जो सिंबल कॉन्स्टेंटली यूज करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन, वो हमें एक तो पता है कि dy बाई dx के इक्वल होता है, और दूसरा इसे सिंबॉलिकली इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, f डैश x। ये सिंबॉलिकली शॉर्ट फॉर्म हो गया रिप्रेजेंट करने का। वहीं सेकंड डेरिवेटिव जिसे हम इस वे में लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, जिससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा होता है और नेगेटिव हुआ है तो मैक्सिमा होता है। सो उस वे में इससे सिंबॉलिकली इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश x। मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस कर्व का इक्वेशन है। मुझे ये तो पता है कि इस कर्व की कुछ ना कुछ तो इक्वेशन है, तो सपोज इसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इस वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और सेकंड को इस वे में। ये शॉर्ट सा नोटेशन बन गया जो कि मैं इधर कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा हूँ, तो मैंने आपको जस्ट साइड नोट देने के लिए बताया है। तो मैं वही नोटेशन इधर अप्लाई करूं तो मैं ds को यही लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर टाइम्स dx। ओके, सो ये इक्वेशन तो हमने सिंपली बना दी। और ये जो पार्ट है, ये 1 प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो लेंथ है। अब ये पूरे को अगर मैं लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मास मिलेगा, और लैम्बडा फिर जी से भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो गया, मेरे को ये बेसिकली डी एम जी की वैल्यू मिल जाएगी। सो मैं अगर दोनों इस इक्वेशन को अच्छे से लिखूं तो ये बन जाएगा टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स साइन थीटा टू इक्वल टू टी ऑफ एक्स साइन थीटा वन प्लस ये जो dmg है, मैंने इधर बताया कि ds की वैल्यू ये है, फिर ds मल्टीप्लाई लैम्बडा कर दूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, फिर लैम्बडा फिर मल्टीप्लाई g कर दूंगा तो मेरे को फाइनल फोर्स मिल जाएगा ग्रेविटिकल, तो वो हो जाएगा लैम्बडा g अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सो बेसिकली मैं इसे इस वे में तो ढूंढ लिया हमने, सो फार सो गुड। अब ये जो ऊपर इक्वेशन थी उसे भी मैं, सपोज इक्वेशन 1 है तो मैं उसे भी नीचे लिख देता हूँ, टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स कोस थीटा टू इक्वल टू टी ऑफ एक्स कोस थीटा वन। अब इधर अगर आप मैथमेटिकली देखने जाओ तो मैं दो बेस्ट वे क्या है कि कोस थीटा वन साइन थीटा वन और कोस थीटा टू साइन थीटा टू, ये दोनों ये सारे टर्म्स प्रॉब्लम बन रहा है, ओके, हमारी इक्वेशन में, तो मैं सिंपली इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। लेकिन टी ऑफ एक्स तो टेंशन का फंक्शन है, इससे मेरे को बेनिफिट क्या हो सकता है, जस्ट वेट एंड वॉच, आपको पता चल जाएगा। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करूँ तो मैं थोड़ा फास्ट में लिख रहा हूँ, तो ये इसी इक्वेशन इस टाइप का आएगा, इन्हें स्क्वायर करके ऐड किया मैंने,
यहाँ पे ये जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, सॉरी। अगर आप इसे स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओ तो प्लस 2ab अब करें तो मेरे को मिला 2t ऑफ एक्स लैम्बडा जी अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। और ये जो टर्म है वो इधर डी एक्स स्क्वायर है। इधर मैंने किया क्या मेनली, ये दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करने गया तो ये टी स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा वन बना, ये टी स्क्वायर एक्स को स्क्वायर थीटा वन बना। वो अगर मैं आइडेंटिटी यूज कर लूँ तो ये टी स्क्वायर एक्स ही आ गया। फिर लैम्बडा स्क्वायर जी स्क्वायर, ये बचा 1 प्लस एफ डैश एक्स पूरे का स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी ऑफ एक्स लैम्बडा जी अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इधर एक टर्म रह गया, ये जो साइन थीटा वन है, क्योंकि 2ab होगा सो मैंने साइन थीटा वन जस्ट लीव कर दिया। मैं वो लगा देता हूँ यहाँ पे साइन थीटा वन डी एक्स। ये इक्वेशन हम सिंपली ले आए। ओके, अब दूसरी बात, सपोज dx को अगर मैं 0.01 मान, ठीक है 0.01, तो उसको स्क्वायर करोगे तो होगा क्या 0.0001, मतलब और भी छोटा हो गया। ओके, dx बहुत छोटा है तो dx स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। ओके, अगर वैल्यूज आर लेस देन 1 तो हमें पता है कि वो कैसे स्क्वायर करने पे बहुत ही स्मॉल हो जाता है। तो मैं dx स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट ही कर सकता हूँ dx के सामने, ये टर्म को मैं विप आउट ही कर सकता हूँ। मेरे को ये आपको मेनली एक्सप्लेन करना था, ये जो टर्म है उसे मैं विप आउट ही कर सकता हूँ। सो लाइक ये इक्वेशन अभी तक हम सिंपली बना पाए। ओके, अब ये जो इक्वेशन मैं ले आया हूँ इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड से टर्म्स है। सो इसमें सेंस बनाने के लिए मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि एफ डैश एक्स टेन थीटा वन के इक्वल होगा। क्यों? बेसिकली हमें पता है कि डेरिवेटिव अगर हम किसी भी फंक्शन का करते हैं, डैश से मेरा मतलब डेरिवेटिव ही है, अगर मैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे को मिलता क्या है, टेन थीटा वन मिलता है उस पॉइंट पे। ये थीटा वन के दूं तो ये टेन थीटा वन की वैल्यू मिलेगी अगर मैं इधर डिफ्रेंशिएट करूँ। तो बेसिकली टेन थीटा वन एफ डैश एक्स के ही इक्वल है, ये तो मुझे पता है। सो मैं वही आइडेंटिटी इधर अप्लाई कर दूं और उसके साथ ही मैं एक और चीज डाल रहा हूँ, दैट इज ये आपको समझना है टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स एस ये इक्वेशन सिंपली करेक्ट है क्योंकि टी ऑफ एक्स में सपोज dt का चेंज हो गया, dx में dt का चेंज हो गया। अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, dt बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। और जैसे कि मैंने कहा था dt बाई डी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली टी डैश एक्स। और इसे समझने का एक और वे क्या है कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो हमें मालूम है, टी डैश एक्स इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस टी ऑफ एक्स बाय डी एक्स, जहाँ डी एक्स अप्रोच किसे कर रहा है जीरो। यहाँ पे लिमिट रहती है वो मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं मान रहा हूँ डी एक्स किसे अप्रोच कर रहा है जीरो को। सो ये इक्वेशन होती है हमारी डेरिवेटिव की, हमें ये मालूम है। ओके, सो इसे अगर हम रीअरेंज करके देखें तो यही बन जाएगा जो अबो मैंने लिखा है। सो ओके, अभी तक हमने बेसिकली टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को इस फॉर्मेट में लिखना समझा। मैं और क्या कर सकता हूँ कि इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके देखूँ तो ये क्या आएगा, टी स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स प्लस टी डैश एक्स डी एक्स इस पूरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी ऑफ एक्स डी डैश एक्स डी एक्स। और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पिछले क्वेश्चन में नहीं पिछले पार्ट में किया था कि डी एक्स स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बेसिकली ये वैल्यूज लेस देन वन हो जाती है ना तो हम उन्हें इग्नोर ही कर सकते हैं क्योंकि उन्हें स्क्वायर करने पे और भी स्मॉल नंबर मिल जाता है हमें। सो मैं अगर वही यूज करते हुए इसे रिमूव कर दूं यहाँ से तो अभी हम और भी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन
पे पहुंच गए हैं। देखो ये जो पार्ट मैं ला पाया हूँ बेसिकली टी स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स के लिए, और ये जो ऊपर पार्ट हम लाए थे उन दोनों को मैं इक्वल करूँ तो मेरे को ये पता है कि एक टी स्क्वायर एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इन्हें रीराइट कर दूं तो ये आया 2t ऑफ एक्स टी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t ऑफ एक्स लैम्बडा जी। और मैंने इधर डिस्कस किया था एफ डैश एक्स को हम टेन थीटा वन ही लिख सकते हैं, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन हो, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन सेक स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होगा। स्क्वायर रूट ले लो तो वो सेक थीटा वन आया, तो ये बन गया साइन थीटा वन सेक थीटा वन, उसे मैंने लिखा कोस थीटा वन डिवाइड में इंटू डी एक्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात, साइन थीटा वन बाय कोस थीटा वन टेन थीटा वन होता है, जिसे मैं फर्दर वापस यही लिख दूंगा। क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स। सो सिंपल। अब आप कैंसिलिंग देखो, एक dx कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, t ऑफ x कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली मैं ये इक्वेशन ले पाया हूँ कि t डैश x किसके इक्वल है, लैम्बडा जी एफ डैश एक्स। सो आई होप आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसे समझ कैसे सकते हैं कि टी डैश एक्स और एफ डैश एक्स में ये इक्वेशन आई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, बाकी इससे हम इस वे में भी लिख ही सकते हैं। ओके, सो टी डैश एक्स को मैं इसी वे में लिख दूँ, अगर यहाँ पे इसे विप आउट करके ये वे लिख दूँ, टी ऑफ एक्स बाय डी एक्स, और फिर यहाँ पे भी ये जो एफ डैश एक्स लैम्बडा जी एफ डैश एक्स है उसे मैं इस वे में लिख दूँ dy बाई डी एक्स, या फिर डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन dy बाई डी एक्स कन्वीनियंट रहेगा। तो dy बाई डी एक्स कैंसिल आउट कर दो, एक dx। वाह, आप इस इक्वेशन पे पहुंच गए हो कि d ऑफ t ऑफ x इक्वल टू लैम्बडा जी डी वाई। अब ये आपको समझना है खुद से कि ये इक्वेशन कैसे आ गई, लैम्बडा जी एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन। सो अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेसिकली इधर है क्या, डी टी ऑफ एक्स से मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंज इन टेंशन, और डी वाई मतलब स्मॉल चेंज इन वाई हाइट। तो बेसिकली जो चेंज टी एक्स में हो रहा है वही चेंज वाई के इक्वल है, तो वो इस लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहे होंगे। या फिर दूसरा वे है कि आप दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो भी आपको यही मिलेगा। और ये जो एफ ऑफ एक्स है वो कहाँ से आ गया, बेसिकली वो y ही है। y को आप कहीं पे भी क्या कह सकते हो, एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली मैंने इंटीग्रेट करके देखो तो भी मेरे को यही मिलेगा, पर ये प्लस सी वन क्यों, क्योंकि हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो कांस्टेंट तो ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट्स का आपको केयर करना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन में। सो लाइक मैंने इधर एक प्लस सी वन रख दिया तो मेरे को टी ऑफ एक्स इस फॉर्मेट में मिल गया। सो मेरे को ये पता चला कि टेंशन लीनियरली वैरी कर रहा है हाइट के साथ। ओके, ये पार्ट तक अगर हम आ गए हैं तो हमें कर्व की इक्वेशन तो अभी तक मिली नहीं है। सो अब अगर मैं कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करने की ट्राई करूँ, तो जैसे कि मेरे को एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो अब मैं इधर और एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। मैं इधर जैसा कि मैंने बताया था कि साइन थीटा वन किसके, सॉरी टेन थीटा वन किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के। तो टेन थीटा टू किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स। ये एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स से मतलब क्या है, देखो एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स से मतलब मेरा ये है कि डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी एक्स। ओके, सो ये थोड़ा सा प्रिटी अनोइंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे कि टेन थीटा टू को मैंने ये लिखा क्यों है, उसका रीजन अगर आप समझ में जाओ तो आपको बेटर वे में समझ में आ पाएगा। बेसिकली टेन थीटा वो टू है क्या, अगर हम फिगर की तरफ भागे तो जैसे कि फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि टेन थीटा टू है बेसिकली डेरिवेटिव एट एक्स प्लस डी एक्स
अगर एक्स विद डेरिवेटिव को मैं एफ डैश एक्स लिखूंगा तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स ही तो कहूंगा। सो मैं उस वे में अगर समझने की कोशिश करूँ तो हाँ, इस वे में मैं टेन थीटा टू को इसके इक्वल कह ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसे ये लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स। अब टेन थीटा वन इसके इक्वल है, टेन थीटा टू इसके इक्वल है, तो ये आप खुद से चेक कर लेना कि मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, बेसिकली ये तो आप खुद से देखो तो कि टेन थीटा वन पता है तो टेन कोस थीटा वन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने बेसिक मैथ्स में भी पढ़ा है, तो ये तो इक्वेशन तो इजीली बन गई। अब अगर हम पहले का वर्क हमारा देखें तो हम मुझे ये पता है कि पिछले वर्क से कि टी एक्स प्लस डी एक्स कोस थीटा टू टी एक्स कोस थीटा वन के इक्वल है। ओके, और ये क्या इक्वेशन थी हमारी, टी एक्स प्लस डी एक्स कोस थीटा टू इज इक्वल टू टी एक्स कोस थीटा वन। तो मैं इधर बेसिकली वैल्यूज डालने से पहले कुछ चीजें आपको समझाना, वैसे सॉरी, मैंने वहां पे बाय मिस्टेक टेन थीटा टू लिख दिया था, मेरा मेन मतलब था कि कोस थीटा टू मैं लिखना चाह रहा था, सॉरी। यस, सो बेसिकली अब अगर हम आगे बढ़े उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को मैं ये लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये मैं टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। फिर ये कोस थीटा टू का एक्सप्रेशन भी तो कॉम्प्लेक्स आया है। कोस थीटा टू के लिए ये जो एक्सप्रेशन आया उसे भी मैं अगर देखूं तो ये आ गया है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, अब देखो, अगर आपको पता होगा कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, इससे मैं सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर दिया, उसको भी हम डिफरेंशिएट करें, मतलब मैं जस्ट एक लिमिट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि dx क्योंकि स्मॉल ही हम ले रहे हैं, लेकिन मतलब तो सेकंड डेरिवेटिव का यही होता है ना। सेकंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसको भी आप डिफरेंशिएट करो। एफ डैश रिप्रेजेंट करा हमारे फर्स्ट डिफरेंशिएट को, जैसे कि एक्स स्क्वायर मेरा पॉलिनॉमियल है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन टू एक्स हुआ, फिर टू एक्स को भी मैं फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे को फाइनली मिलेगा टू। सो वो हुआ मेरा सेकंड डेरिवेटिव। सो सेकंड डेरिवेटिव को तो मैं ये लिख ही सकता हूँ, ये पार्ट मेरा अंडरस्टैंडेबल है। मैं अगर ये जो थिंग है उससे मोटिवेट हूँ तो मेरे को ये पता चलेगा कि एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स को थ्रू रीअरेंजमेंट मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। यस, ये जो एक्सप्रेशन आया है और वहीं टेंशन की केस में जो लाए थे वो हम सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे ये जो डबल डैश है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव। इधर नॉर्मल था टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स था, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के टर्म्स आया। ये पार्ट भी क्लियर है। अब अगर मैं ये जो थिंग है उसे मैं कोस थीटा टू के इस एक्सप्रेशन में प्लग इन कर दूं तो मेरे को मिलेगा वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ये हो गया एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इस पूरे का स्क्वायर। ओके, कोस थीटा टू को अभी तो हमने इस वे में लिख दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने जो किया है वो प्रिटी अंडरस्टैंडेबल था। टेंशन को हमने समझा कि लीनियरली वेरी कर रहा है हाइट के साथ, और कोस थीटा टू के लिए यह एक्सप्रेशन देखा हमने
थोड़े बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर लिए। अब जस्ट अ सेकंड, मेरे को वॉशरूम जाना। यस, सो कोस थीटा 2 के लिए तो हम ये एक्सप्रेशन लिया है। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें मैं कोस थीटा 2 और कोस थीटा 1 की एक्सप्रेशंस को डालूं, फिर टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को भी इस वे में डाल दूं, तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। उससे पहले हम बायनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं, मतलब कोस थीटा 2 को सिंपलर वे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कोस थीटा 2 अभी भी कॉम्प्लेक्स वे में ही है, उसे और सिंपलर कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ। सो जैसे कि कोस थीटा 1 तो हमने देखा था कि क्या आया था, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। अब कोस थीटा 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज मैं कोस थीटा 2 में इतना टर्म कॉमन ही ले लूं, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स, सॉरी मैं वापस लिख देता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। ओके, इतने टर्म को तो हमने अंदर ही ले लिया। फिर बाकी के टर्म का मैं बाहर मल्टीप्लिकेशन में लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन 1 बाय 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर प्लस फर्दर जो टर्म है इधर एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, हाँ 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। सो इस पूरे की पावर मैं 1/2 कर देता हूँ, मतलब स्क्वायर रूट में लिख नहीं पा रहा था, इसलिए 1/2 मैंने लिख दिया। सो इस एक्सप्रेशन को तो मैंने इस वे में लिख दिया है 1 अपॉन दिस, बट ये जो ब्लैक टर्म है ना, इससे अभी हम सिंप्लीफाई करने पे फोकस कर रहे हैं। सो ये जो ब्लैक टर्म है उसे अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं, सो लाइक ये जो पूरा टर्म है उसे तो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये तो एक सिंपलर टर्म है और जो कि कैंसलेशन में हट भी जाएगा। वो तो जब हम इक्वेट करेंगे थिंग्स तो आपको पता भी चल जाएगा। तो ये जो ब्लैक पार्ट में जो डस्ट है उसे आप सिंपलर कर सकते हो। इस डस्ट को कैसे, बेसिकली मैंने इसे क्या लिख दिया, 1 अपॉन ये जो टर्म्स है ना, सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर है उसे मैं फुल्ली एक्सपांड कर दूं। इधर भी मैं वही अपना क्लेम यूज कर रहा हूँ कि डी एक्स स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो मैं इसे इस वे में अरेंज कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। सो लाइक ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो इस पूरे का स्क्वायर रूट है ये। स्क्वायर रूट को मैं अभी एक्सपोनेंशियल में ही लिख रहा हूँ, वो मेरी सेफ्टी है। ओके, फिर यहाँ पे हमने देखा कि 1 प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर है। मैं ब्रैकेट से ज़्यादा मैसअप नहीं करना चाह रहा था, तो मैं इसे इस वे में लिख सकता हूँ कि यस, मैं इसे इस वे में लिख सकता हूँ। अब हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था जहाँ पे हमने ये देखा है कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये रहता है कि 1 प्लस एक्स पावर एन को आप अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स कह सकते हो, जब ये कंडीशन फॉलोड है कि एन बहुत ही बड़ा है कंपैरेटिव टू एक्स। और ये जो मेरा अजम्पशन है कि n बहुत ही बड़ा है कंपैरेटिव टू x, वो यहाँ पे ट्रू है क्योंकि यहाँ पे ये dx मल्टीप्लाई में, और dx को हम 1/2 से कंपेयर करने जाए तो dx तो बहुत ही स्मॉल है, उसके साथ भले ही ये सारे टर्म्स प्रोडक्ट में, बट फिर भी ये पूरा पार्ट 1/2 से बहुत ही छोटा होगा। ओके,
तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं, लेकिन ये पावर मैं 1/2 नहीं -1/2 ले रहा हूँ। द रीजन इज कि 1/this है, उसकी बजाय अगर आप इसे ऊपर लिख दो तो पावर -1/2 हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो अगर मैं इधर समझने की कोशिश करूं तो 1 प्लस एक्स पावर -1/2, उसे मैं लिख सकता हूँ 1 -x/2 के इक्वल। अब ये जो पार्ट में मैंने ये सब लिखा है उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना था इसलिए ही लिखा। और वैसे हाँ, ये cos थीटा 2 के इक्वल है, नेवर फॉरगेट। तो cos थीटा 2 इन सिंपलर वर्ड्स आ गया 1/√1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स रेज टू एन है, तो सॉरी 1 प्लस एक्स रेज टू -1/2 है, तो हमने देखा था कि हम क्या लिख सकते हैं इसे 1 -x/2। अब ये 1/2 का जो टर्म है वो इस 2 के फैक्टर के साथ रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। सो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन अब हम ले आए हैं उसे हम डाल सकते हैं उस फॉर्म में हम ले आ पाए हैं। अब ये कोस थीटा 2 का जो एक्सप्रेशन है वो, जो मेरी ये इक्वेशन थी टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स कोस थीटा 2 इक्वल टू टी ऑफ एक्स कोस थीटा 1, इसके अंदर टी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को मैं लिख दूं टी ऑफ एक्स प्लस टी डैश एक्स डी एक्स। ओके, अपॉन जो कोस थीटा सॉरी जो कोस थीटा 2 है वो मैं डालने चाहूँ तो √1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। और बेसिकली ये डिवाइड में था तो यहाँ पे ये एक और आ गया 1 माइनस एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। ये पूरा इक्वल होगा टी ऑफ एक्स अपॉन √1 प्लस एफ डैश एक्स इस पूरे का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड से ये टर्म तो हटा ही सकता हूँ। सो यही रीजन था सिंप्लीफाई के प्रोसेस पे इतना जाने का। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये टी ऑफ एक्स और ये टी ऑफ एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो अभी तक हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर पाए हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, वैसे वो कैंसिल आउट नहीं करता हूँ टी ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स को। मैं अभी इस इक्वेशन को रीराइट करूँ तो आया टी ऑफ एक्स के मल्टीपल में ये पूरा आ गया 1 माइनस एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट। फिर यहाँ पे प्लस ये टर्म भी आ जाएगा टी डैश एक्स डी एक्स 1 माइनस एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। और ये पूरा इक्विवेलेंट है टी ऑफ एक्स के। सो मैं दोनों साइड से ये टर्म कैंसिल आउट करूँ टी ऑफ एक्स, तो यहाँ से ये एक 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अभी तक हम एक प्रिटी मच सिंपलर इक्वेशन ला पाए हैं। अब यहाँ पे ये साइड पे तो 0 बन गया। ओके, फिर ये साइड पे ये जो पूरा चंक आ गया, अब आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो हम देखेंगे। जस्ट अ सेकंड। यस, सो लाइक अभी हम ये इक्वेशन लाए ना, सो अब आपने बहुत ही ज्यादा पार्ट पूरा कर चुके हो आप। टी डैश एक्स डी एक्स और फिर वो जो टर्म है उसमें डी एक्स है, वो आपस में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसे देखने जाऊं तो ये बन जाएगा टी डैश एक्स डी एक्स माइनस ये टर्म बन गया टी ऑफ एक्स
इसे मैं उसी साइड ले जाता हूँ क्योंकि वहां पे पूरा जीरो बन गया। तो ये आ गया इक्वल टू टी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर। अब दोनों साइड से आप एक dx को कैंसिल आउट कर सकते हो। सो दोनों साइड से मैंने dx कैंसिल आउट कर दिया। तो एक साइड पे यहाँ पे पूरा बन गया टी डैश एक्स बाय टी ऑफ एक्स। ओके, और वहीं दूसरी साइड पे ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट सी बन गई है, लेकिन आप उसे क्या लिख सकते हो, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो लाइक ये इक्वेशन हम ला पाए हैं। अब अगर मैं फोकस करूं दोनों साइड इक्वेशन को इंटीग्रेट करने की, ये जो इक्वेशन हम ले आए हैं इसे अगर मेरे को दोनों साइड इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूं। अब मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो जैसे कि अ, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूं, जस्ट अ सेकेंड, यस, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, क्योंकि मैं इंडिफाइनाइट इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरे को एक प्लस कांस्टेंट सी लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो ये टी डैश एक्स है, तो इसे हम इंटीग्रेट कैसे करें वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यूजुअली हम लिखते थे डी टी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, लेकिन अगर हम वो इधर इस इक्वेशन में डाल देंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो लाइक अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखने जाऊं तो इसे आप इक्विवेलेंट कह सकते हो। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करने जाओ तो अ, अगर मैं ऊपर dx से मल्टीप्लाई कर दूं और बाहर dx से डिवाइड कर दूं तो फाइनली मैं इसे इसी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ बाय डी टी ऑफ एक्स। ओके, ये फॉर्मेट तो हमें कन्वीनियंट है। सो अगर मैं इस टाइप की इक्वेशन आती है तो मेरे को पता है 1/x फॉर्मेट का फॉर्म है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉन ऑफ टी एक्स बाय डी एक्स। अब मैं यहाँ ये इंटीग्रल तो इजीली हो गया, अभी मैंने प्लस सी नहीं लगाया, वो एंड में हम लगा देंगे। अब वही ये इंटीग्रल हम कैसे सॉल्व करें वो सोचने वाली बात है। सो लाइक ये इंटीग्रल सॉल्व करना है ना, तो मैं इधर एक चीज ले रहा हूँ कि मैं बेसिकली अज्यूम कर देता हूँ कि 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर वाई के लिए नहीं, चलो जेड ले लेते हैं। एक कांस्टेंट जेड है जिसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा ट्वाइस एफ डैश एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स डी जेड के इक्वल है। तो लाइक मैं ये चीजें इधर इम्प्लीमेंट कर दूं तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल डी जेड, और वैसे यहाँ पे ये dx भी आ जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो एक dx आ जाएगा। तो 1/2 एक dx भी बाहर लिखना पड़ेगा, 1/2 dx dz बाय z। अब अगर मैं dx दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दूं तो ये बन जाएगा ln ऑफ t ऑफ x इक्वल आ गया हाफ बाहर रहा, फिर dz बाय z 1/z टाइप की इक्वेशन है इसलिए इसका इंटीग्रल लॉन ऑफ z होगा, और z की वैल्यू मैं ये प्लग इन कर दूं तो मेरी इक्वेशन फाइनली ये फॉर्मेट में आ गई है। अब ये जो हाफ है उसे मैं उस साइड ले जाऊं तो मेरे को फाइनली इक्वेशन मिली कि टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एफ डैश एक्स इस पूरे का स्क्वायर। अब टी स्क्वायर एक्स यानी कि
डिटेंशन का वहां पे जो स्क्वायर है वो मैं देखूं, तो हम प्रीवियस भी इक्वेशन लेके आए थे ऐसी एक लीनियर वाली, दैट वाज इतनी हेल्पफुल नहीं लग रही थी तब हमें, बट इसे हम अभी यूज कर सकते हैं। और वैसे सॉरी, ये यूज करने से पहले मुझे ये आपको एक चीज तो रह ही गई कि यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करने गए तो एक कांस्टेंट प्लस सी भी आ जाएगा, बट प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस सी एक कांस्टेंट ही है, तो आप इसे इस वे में भी लिख सकते हो लॉन ऑफ सी, फिर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के कारण वो जो कांस्टेंट सी होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, सी इसके मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट है। अब तो C, जो कांस्टेंट सी है उसे मैं इधर लिखूं तो सी इस पूरे के मल्टीप्लाई में, मुझे सी की वैल्यू नहीं पता, और फिर इससे पहले भी जो इक्वेशन मैं लाया था, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, तो लाइक आज हमने बहुत सारा देखा है, तो टी ऑफ एक्स बेसिकली लैम्डा जी एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन के इक्वल है। ओके, टी ऑफ एक्स बेसिकली इक्वल है लैम्डा जी एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन के। तो मैं बेसिकली इसे स्क्वायर कर देता हूँ क्विकली, तो ये आ गया टी स्क्वायर एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस टू लैम्डा जी सी वन एफ ऑफ एक्स। सो ये जो मैं एक्सप्रेशन लाया हूँ उसे मैं उधर डाल दूँ, ये सी वन है, ये सी टू दे देते हैं इसे नाम। ओके, कांस्टेंट है लेकिन सबकी वैल्यू डिफरेंट है, बट तो कांस्टेंट्स अभी आपको लग रहा होगा बहुत ही अर्जेंट बन रहा है, बट नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। हमने अभी तक तो इतना सब कुछ देखा है, आगे भी देख ही लेंगे। सो ये इक्वेशन आई है हमारी। ओके, अब यहाँ तक ये जो हम इक्वेशन ला पाए हैं उससे अगर मैं अच्छे से बेसिकली एक नया कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूं, तो मेरे को ये भी पता है कि लैम्डा जी भी चेन के लिए तो कांस्टेंट ही होगा। ओके, तो इस पूरे लैम्डा जी के फैक्टर को भी मैं कांस्टेंट कह सकता हूँ, बट वैसे इधर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेटर ये रहेगा कि अगर जैसे कि हम अभी तक ये पार्ट तक आ पाए हैं तो मैं इसे कंप्लीट स्क्वायरिंग कर सकता हूँ इधर। मैं एक साइड पे ये जो टर्म, वैसे एक टर्म रह गया यहाँ पे एफ डैश एक्स था ये। ओके, तो ये सी टू प्लस सी टू एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर होता है। हाँ, तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि सी टू से दोनों साइड डिफरेंशिएट डिवाइड कर दो, सॉरी, तो ये वन प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू लैम्डा जी एफ ऑफ एक्स सी वन, सॉरी ये सी टू है और यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, यस, और यहाँ पे भी ये सी वन बाय सी टू बन गया। तो बेसिकली ये सी वन बाई सी टू को बेटर क्या है कि एक नया कांस्टेंट ही हम नाम दे दें। ओके, सो ये बन गया सी वन स्क्वायर बाय सी टू। तो थ्रू रीअरेंजिंग वन अपॉन सी टू को तो मैं कॉमन ही रखूं, और वैसे जो स्क्वायर हमने खोला था
वो बेसिकली सही नहीं है, इसे हम वापस उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं, लैम्डा जी एफ ऑफ एक्स प्लस C1 इस पूरे का स्क्वायर। ओके, सो लाइक ये इक्वेशन हम ले आए हैं। अब मैं यहाँ पे से लैम्डा जी कॉमन ले लूँ। ओके, लैम्डा जी हम कॉमन ले ले तो ये बना, लैम्डा जी कॉमन ले लेंगे अगर, तो लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर बाय C2 बार बन गया। उसे हम एक कांस्टेंट नाम देते थे अल्फा, और लैम्डा जी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस C1 बाय लैम्डा जी, उसे आप क्या कह दोगे, एच। एच भी मेरा एक कांस्टेंट है, वैसे एच नहीं, हम बीटा कहेंगे उसे, सॉरी, एच तो थोड़ा नाम सही नहीं लग रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। सो हम ये इक्वेशन अभी तक ला पाए हैं। ओके, अब मैं इधर वेरिएबल्स को सेपरेट करने की ट्राई करूँ, बाय मीनिंग की वेरिएबल्स को सेपरेट करना मेरा मतलब ये है कि जैसे कि ये इक्वेशन है, उसे मैं देखूँ तो ये लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स बेसिकली आया स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर -1। अब हम देखें तो ये जो डी एफ डैश एक्स बाय एफ डैश एक्स है और एफ ऑफ एक्स है, मैं एफ ऑफ एक्स को तो वाई कह सकता हूँ और एफ डैश एक्स को मैं डी वाई बाई डी एक्स कह सकता हूँ। हमारी ओल्ड नोटेशन तो यही है, तो इससे मैं पता चल जाता है कि डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा वाई प्लस बीटा होल स्क्वायर -1 इक्वल टू डी एक्स। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे। अब वैसे ये इंटीग्रल भी इनडिफाइनाइट है, तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे नया, अल्फा वाई प्लस बीटा होल स्क्वायर को मैं z के इक्वल कह दूं। ठीक है, तो z के नहीं, z स्क्वायर के इक्वल कह देता हूँ, चलो, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा वाई प्लस बीटा इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू 2z डी जेड। ओके, सो यहाँ पे ये जो z है उसे तो लाइक ये मैं जैसे ये नोटिस कर सकता हूँ कि dz आया, या फिर dz नहीं dy आया, एक टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ गया z अपॉन अल्फा वाई प्लस बीटा। अब z के z अपॉन अल्फा वाई प्लस बीटा इंटू डी जेड है। अब z किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा वाई प्लस बीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय अल्फा तो 1 अपॉन अल्फा बन जाएगा, तो डी वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। ओके, सो मैं इस पूरे इंटीग्रल को ये लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू, इसका इंटीग्रल तो मैं x कह दूंगा अभी। अब एक और बात ये है कि 1 अपॉन जेड स्क्वायर -1 का इंटीग्रल मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपको बेसिकली पढ़ाया जाता है, इसके इक्वल होता है ln ऑफ z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर -1, ये पूरा x के इक्वल है। अब z की वैल्यू मैं y के टर्म्स में लिखने जाऊं तो z किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा वाई प्लस बीटा। ओके, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा लॉन ऑफ, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू वाई प्लस बीटा, वो मैं इधर डाल दूं,
तो लाइक हम ये इक्वेशन पे अराइव हो पाए फाइनली। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा और यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हम सिंपली कर क्या सकते हैं कि मेरे को पता है कि बेसिकली जब मैं यहाँ पे वायर एक्स एक्सिस जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ मैंने इधर दिखाया था उसे अगर मैं देखने जाऊं तो लाइक मैं इधर क्या कर दूंगा कि बेसिकली x इक्वल टू डी माइनस डी वाई टू पे y की वैल्यू h है, और मैं x एक्सिस यहाँ पे मिड सॉरी इरेजर था मिड पॉइंट पे ले लूँ, तो x और y एक्सिस मैं इस वे में डिफाइन कर दूँ। तो इस पॉइंट पे मुझे ये पता चल गया कि बेसिकली ये अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में डिफाइन करूं तो y हाइट h है एट x इक्वल टू माइनस डी बाई टू, और डी बाई टू पे भी h है, और फिर एट x इक्वल टू जीरो में लेकिन दो इक्वेशन बन जाएगी मेरी। तो उससे मैं बेसिकली h और d सॉरी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो उस वे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो लाइक ये बहुत ही लॉन्ग है इसलिए आप स्किप कर करके मेन मेन टाइम स्टेप्स देख सकते हो, बाकी कैलकुलेशन के पार्ट्स तो डजंट मैटर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, बाय एवरीवन।